आप पुरानी क्लिपिंग देख लीजिए, 18% नहीं कहा था उन्होंने, 8% कहा था, 8% कहा था। भाई साहब अगर 8% की बात भी करते हैं तब भी 50 के ऊपर हो जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की ना सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका वॉल्यूशन तो 8% से भी हो रहा है। अतुल जी, वो भी रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन है। उन्होंने जो बात कही है उसकी क्लिपिंग्स एक बार फिर निकलवा के अरे ये क्या बताएंगे, हम बात करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं बताएंगे। ये तो जो है देखिए, जहन जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, खरीद आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे जानने वाले भी हैं। बताइए हाजी साहब, आप बोलिए। बात कहने दीजिए, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ हाजी साहब, बड़े अदब के साथ। जब बहस हो रही है तो बहस में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हाँ। और उस बातचीत के बाद ये तय होता है कि किसकी बात सही है और किसकी बात नहीं सही है। ठीक है, हाजी साहब को सुन लेते हैं। आबिद भाई निकलवा के आबिद भाई हाजी साहब को सुन लेते हैं। हाजी साहब बोलिए प्लीज। हाँ सुन लीजिए। मैं आबिद साहब से बड़े अदब के साथ ये पूछना चाहता हूँ, जब इस देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर और देश की सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 35% थी। कांग्रेस ने इस देश में 64 साल हुकूमत की। हमारा परसेंटेज अगर मुलायम सिंह जी की हुकूमत में उर्दू टीचर, अनुवादक और आपके जो है क्या कहते हैं पीएससी, पुलिस में इन लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो आज देश और प्रदेश में हमारा परसेंटेज 0 हो जाता है, 0। और इस 0 पहुंचाने का काम इस देश में प्रदेश में किसी और ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस देश के मुसलमान को कांग्रेस जोड़ने वाला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप योग्य हैं तो आगे बढ़ने से कौन रोक पाएगा, ये भी तो सोचना होगा ना। बनाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं बनाया। आज ये हमसे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे 64 साल में मुसलमानों की तालीम के लिए कांग्रेस ने क्या किया? मेरे ख्याल से आपने पिछले 9 साल में जो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पहले क्लास से लेकर पीएचडी तक के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए, मदरसों के लिए, औकाफ के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, उर्दू यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, और जो कुछ काम किया वो सिर्फ कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को मुरादाबाद, बरेली, लखीमपुर, बहराइच, इन जितने 25 जिले हैं, इन 25 जिलों में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम बहुल इलाके में एक सेंट्रल स्कूल दे दिया। मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों जरा सुनिए, आप दोनों जरा सुनिए। बहस गलत दिशा में, अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहस गलत दिशा में चलेगी। अगर सच्चर कमेटी पर बहस करेंगे तो फिर ज्यादा समय चाहिए, उतना समय हमारे पास अभी है नहीं। आज का विषय बहुत केंद्रित विषय था। एक तो इस देश की तासीर लोगों को समझनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुसलमानों की, वो मुस्लिम नेताओं के हाथ में नहीं रही कभी। ये इस देश की खूबसूरती है, ये पॉजिटिव पक्ष है। इस देश ने जवाहरलाल नेहरू को यहां के अल्पसंख्यकों ने एक दौर में नेता माना। अर्जुन सिंह अल्पसंख्यकों के नेता के तौर पर उभरे, हेमवती नंदन बहुगुणा उभरे, मुलायम सिंह यादव उभरे। ये कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम किए। और ये इस भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए इससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती। मुस्लिम नेता मुस्लिम हितों की पैरवी क्यों करे अकेले? ये जिम्मेदारी हिंदू की भी बनती है, और हिंदू हितों की पैरवी, शेष जनता की पैरवी मुस्लिम लीडरशिप भी करे, तब समाज में कई समरसता आती है। अब सवाल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में, या मैं कहूं देश में, मुसलमानों के को लेके ट्रैक रिकॉर्ड अगर पॉलिटिकल पार्टियों का इतना ही अच्छा होता, अतुल जी, जो बात आबिद साहब कह रहे हैं या जो बात मंत्री जी कह रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा होता, सबने अच्छा अच्छा किया होता, तो मुस्लिम आज गरीब क्यों? मुस्लिम आज अशिक्षित क्यों? मुस्लिम आज असुरक्षित क्यों खुद को महसूस करता है? मेन स्ट्रीम से अपने को एलिनिएटेड, अपने को अलग थलग क्यों महसूस करता है? अगर ये काम सबने अच्छा किया
कांग्रेस कहती है कि मैंने भी अच्छा किया, रियाज हाजी साहब की पार्टी कहती है मैंने भी अच्छा किया, सीपीएम वाले कहते हैं मैंने भी अच्छा किया, जबकि सक्सेल कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम्स की हालत लगातार डिटोरिएट की तब जब ज्योति बसु वहां 33 साल मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु भगवा स्कूल से नहीं आए थे, वो हार्डकोर कॉमरेड थे। फिर वहां ऐसी स्थिति क्यों बनी मुसलमानों की? असम में भाजपा तो सरकार में नहीं रही ना कभी, असम में मुस्लिम वहां कष्ट में क्यों रहा? ये बड़ा सवाल है। यानी जिन लोगों ने मुस्लिम वोट के जरिए सत्ता पाई उन्होंने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। अगर किया होता तो ये दुर्दशा क्यों होती? ये दुर्दशा इस बात की गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। हां, आपने कॉस्मेटिक चीजें दिखाने की कोशिश की। मैं फिर कहता हूं, एक जात से, एक मजहब से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देने से उस जात और मजहब की तरक्की नहीं होगी, ये मान लीजिए। हम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कोट करते हैं, रफी अहमद किदवई साहब को कोट करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को कोट करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जो भिवंडी में रह रहा है मुसलमान, जो मलियाना में रह रहा है, जो भागलपुर में रह रहा है, जो अलीगढ़ में रह रहा है, उसकी जिंदगी में कोई रोशनी बढ़ी क्या? कलाम साहब को सैल्यूट, काबिल आदमी है, लेकिन मैं उनको मुस्लिम नहीं मानूंगा। रफी साहब को सैल्यूट, मौलाना आजाद को सैल्यूट, लेकिन उनसे इस देश के आम मुसलमान को कोई तरक्की की रास्ता मिला क्या? नहीं मिला। ये पॉलिटिकल गिमिक है, ये कहूं मैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। होनी थी बाईपास और कर दी डॉक्टर ने कॉस्मेटिक सर्जरी। नाक थोड़ी नीची थी, ऊंची उठा दी, उससे कोई हालात बदले क्या? इस देश में हालात नहीं बदले। ये बड़े सवाल है जिन पर बहस होनी चाहिए। और अगर इस गिमिक से कुछ भला होता तो मुझे लगता है कि हर पार्टी ने गिमिक करने के लिए तो इतनी योग्यता तो हर पार्टी के पास है कि कुछ ना कुछ डमरू बजाए और जादू दिखाए और मजमा लगाए और वोट ले और घर जाए। लेकिन इस देश में वहां भला नहीं हो रहा इतनी बड़ी आबादी का। और सबसे बड़ा सवाल जो मैं मानता हूं, राजनीतिक लोगों को जो सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए जो रास्ता चुनना चाहिए था वो नहीं चुना। टकराव का रास्ता ठीक नहीं, न उत्तर प्रदेश के लिए न हिंदुस्तान के लिए। आक्षेप की राजनीति से किसी का भला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सब तो सरकार में रह लिए, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी बची जो सरकार में नहीं रही, फिर भी मुसलमान क्यों दरिद्र है उत्तर प्रदेश का? बताइए ना कोई कारण। और सच को सच कहने का साहस होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपराधी को उसकी जात और मजहब से जोड़कर मत देखिए। नहीं, ये ठीक नहीं। कोई किस मजहब का है इसलिए वो अपराधी नहीं हो सकता, या इस मजहब का इसलिए वो अपराधी हो सकता, ये भी थ्योरी में, मैं इस थ्योरी को कभी मान्यता नहीं देता। हाजी साहब, खालिद के सवाल को मुस्लिम सवाल से जोड़कर क्यों देखा जाए? जी, खालिद एक इंडिविजुअल केस है, उसके सवाल को मुसलमानों के सवाल से क्यों नत्थी किया जाए? ये ठीक नहीं। अगर ननकू नाम का आदमी पकड़ा जाए तो उसकी गिरफ्तारी हिंदू टैग के साथ नत्थी नहीं हो सकती। कोई सरदार पकड़ा जाए तो पूरे खालसा पंथ के साथ उसको टैग कर दूंगा क्या? ये बड़ा सवाल है। खालिद जैसे लोग जो अपराध में पकड़े जाए, निमिष आयोग ने क्या कहा? सरकार रिपोर्ट रखेगी। लेकिन जिस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त उत्तर प्रदेश के शासन ने उसको अपराधी मानकर ही ना अदालत में चालान दिया, चार्जशीट हुई। और अदालत ने भी उसको इतना तो कम से कम प्रथम दृष्टया माना कि मुकदमा चले, वरना मुकदमा विड्रॉल की इजाजत नहीं दे देती अदालत। इन सब चीजों को देखना होगा। इनमें आप बारूद लगाएंगे तो ठीक रास्ते पर उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। हाजी साहब, फाइनल कमेंट। जी देखिए, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और इस देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी पर शक व शुबहात किया जाएगा, उसकी वफादारी पर, उसकी मेहनत पर, उसकी कारगुजारी पर, उसके तमाम चीजों पर, तो ये देश के हित में नहीं है कहीं से भी। न देश के हित में न प्रदेश के हित में। ठीक बात है। मैंने यही बात कही कि इस मुल्क में
अगर जो है मुख्य धारा में मुसलमान को जोड़ना है, उसको आगे लाना है, तो उसकी तालीम का इंतजाम करना होगा। और मुसलमानों के साथ हुक्मरानों ने उनकी तालीम के साथ बड़ा धोखा किया है, उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। सबसे ज्यादा धोखा किस पार्टी ने किया, चलिए बताइए। हुक्मरानों को मानना चाहिए कांग्रेस ने। अच्छा, मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के एक आदमी ने भीख मांग मांग कर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। हाँ, उसका अकलती किरदार आपने छीन लिया ताकि मुसलमान बच्चे ज्यादा एमबीबीएस ना हो जाएं, मुसलमान बच्चे जो है इंजीनियर ना हो जाएं, वो एमबीए ना कर लें, वो जो है लोगों की खिदमत करने के लिए आगे ना आ जाएं। आपने उसकी लगाम खींचकर कांग्रेस जहनियत, नीति, मैं यही तो कहता हूं, नीति और नीयत जब तक नेता की दोनों हमारे लिए नहीं होंगी तब तक इस प्रदेश में उस देश की धारा में जोड़ने का काम नहीं होगा। अच्छा। मैं इसी बात को कहता हूं कि मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की तालीम के लिए काम किया। तो मुलायम सिंह जी को जब मुलायम सिंह जी को जब आप लोग जो सपाई हैं वो मौलाना मुलायम सिंह कह के पोर्ट्रे करते हैं, काम किया तो उसका मैसेज क्या जाता है, ये भी तो बताइए। जी देखिए, ऐसा कोई वो अमिताभ जी की बात पर ध्यान दीजिए। कोई अगर ऐसा कहता है, मैं यही तो कहता हूं, इस प्रदेश का हर चौथा आदमी मुसलमान है। हाँ। और उस प्रदेश के हर चौथे आदमी को इंसाफ देने की बात अगर कोई जो है पॉलिटिकल आदमी करेगा तो आप उसकी मां को गाली देके मौलाना मुलायम सिंह कहना शुरू कर देंगे। ये क्या बात हुई, ये क्या जहनियत हुई। अगर वो मुसलमानों की तालीम की बात करेंगे, उनकी रोजगार की बात करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, उनको समाज में मान सम्मान देने की बात करेंगे, ताकि वो भी इस प्रदेश को आगे ले जाने में, इस देश को आगे लेना जाने में अपना सीना लगाने का काम करें, इसके लिए उनका मनोबल बढ़ाने की बात करेंगे, तो आप उनको मौलाना मुलायम सिंह कहना शुरू तो इसमें सिर्फ मुसलमानों की ही आहुति क्यों हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। सिर्फ मुसलमानों का ही भला क्यों हो, प्रदेश के 23 करोड़ बाकी दूसरे लोगों का भला क्यों ना हो, यही तो मेरा सवाल है। क्या चौधरी चरण सिंह को भी अपना नेता माना, हमने बीपी सिंह को भी अपना नेता माना, हमने जो है क्या कहते हैं नेहरू जी को भी माना, हमने मुलायम सिंह जी को भी माना, हमने सबको नेता माना। हमने जो है इस मुल्क में अपना सेकुलरिज्म का जहन हमेशा दिया है और इसीलिए हम मांग करते हैं कि इस देश और प्रदेश की लीडरशिप सेकुलर हाथ में होगी तो ये देश भी बढ़ेगा, ये प्रदेश भी बढ़ेगा, मुसलमान भी बढ़ेगा, हिंदू भी बढ़ेगा। अच्छा, आप एक शीशे का हाजी साहब, बना करके हाजी साहब खड़ा करें। हाजी साहब, ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है, ये कैसा सेकुलरिज्म है कि अगर कोई हिंदू हित की बात करे तो सांप्रदायिक और कोई मुसलमान हित की बात करे छाती ठोककर तो धर्मनिरपेक्ष। ये इस देश की सेकुलरिज्म गजब की परिभाषा है भाई। मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मंत्रिमंडल आज जो है मुलायम सिंह जी का 60 के लगभग करीब में है, उसमें कितने मुसलमान हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप इसको मंत्रिमंडल मुसलमान है, ना, बाकी जो है 50 जो मैं तो मैं तो एक प्रसिद्ध धारणा की बात कर रहा हूं। अगर भाजपाई कहें कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो आप ये कहें कि वो सांप्रदायिक हैं। लेकिन यहां पर अगर मुसलमानों के नाम का झुनझुना बजाया जाए तो आप कहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष है। दोनों के लिए अलग अलग नपने क्यों, यही तो मैं पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत और जो अखिलेश सिंह यादव के नेतृत्व में चल रही है वो कंप्यूटर बांटने का काम कर रही है, तो वो लैपटॉप बांट रही, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बांट रही है, वो बेरोजगारी भत्ता बांट रही है। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, वो विजनरी हैं, प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि दो अलग अलग नपने क्यों काम कर रही, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कर रही। मंत्री जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मंत्री जी विचारधारा बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमारा दल मानता है, मैं खुद मानता हूं, सबके साथ इंसाफ होगा तभी प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। किसी के भी साथ हम कभी भी, अरे आप तो किसी ज्ञान बता रहे हैं, मायने कर किसी दूसरे के हक को जो है नहीं लेना पसंद करेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं ठीक है, दूसरों का हक हमें दे दिया जाए।
लेकिन हम ये जरूर पसंद करेंगे कि हमारा हक हमें जरूर मिलना चाहिए। अब ये और तय कौन हमारे हक करेगा पर कि जो अभी डाका तय कौन डालने का करेगा काम कि हक आप पाएंगे किसी और का? उसको हम अमिताभ रोकने बच्चन का संवाद की टिप्पणी। काम जरूर करेंगे। और देखिए, मैंने दोनों पक्षों को सुना, कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से।